मेरा नाम कुणाल खंडेलवाल। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि माइक्रोबायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम लगता है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा नंबर में आता है, और नॉर्मली जो भी अपनी नर्सिंग कॉलेज में होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। तो उस टॉपिक का नाम है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन आप सब जानते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट किया जाता है। अब यदि इसमें और हम और ज़्यादा डीप में जाए तो स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म दोनों को नष्ट किया जाता है। अब वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म क्या होती है, तो नॉर्मल सा मीनिंग है। वेजिटेटिव फॉर्म वह फॉर्म होती है जो कि लिविंग फॉर्म होती है, जिसके अंदर बैक्टीरिया अपना नॉर्मली न्यूट्रिशन, पोषण, रेस्पिरेशन, जो भी अपनी लाइफ की एक्टिविटी है सारी, वो सारी एक्टिविटी करता है, वो होती है वेजिटेटिव फॉर्म, मतलब लिविंग फॉर्म। जब फेवरेबल एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया होता है, जब बैक्टीरिया अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट में होता है, तो उस टाइम पे जो भी फॉर्म होती है उसको होती है लिविंग फॉर्म, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फॉर्म। वेजिटेटिव फॉर्म, ठीक है। सेकंड होती है स्पोर फॉर्म। स्पोर फॉर्म जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, मतलब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, बैक्टीरिया के फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, तो अपने आप को एक रिजिड फॉर्म में परिवर्तित कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो उस टाइम पे क्या है, जो फॉर्म कहलाती है वो कहलाती है स्पोर फॉर्म। स्पोर फॉर्म में जो बैक्टीरिया की नॉर्मल एक्टिविटी जैसे रिप्रोडक्शन मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करना, वो सारी प्रोसेस नहीं कर पाता, वो रिजिड फॉर्म में हो जाता है। और उसके अंदर भी नॉर्मली अपना जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनके ऊपर। तो उनको किल करने के लिए, मतलब स्पोर फॉर्म को, वेजिटेटिव फॉर्म को हम डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पोर फॉर्म को नष्ट करने के लिए, स्पेशली स्पोर फॉर्म को नष्ट करने के लिए हमें स्टरलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टरलाइजेशन, इसके बारे में जानेंगे कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। और हम नॉर्मली आज स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड के बारे में जानेंगे कि फिजिकल मेथड स्टरलाइजेशन के कौन कौन से हैं, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन के नॉर्मली दो मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो हम जानेंगे आज फिजिकल मेथड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। फिजिकल मेथड स्टरलाइजेशन के कौन कौन से होते हैं, आपको बोर्ड में दिख रहा है फिजिकल मेथड स्टरलाइजेशन के आपको टोटली 4 पॉइंट याद करने हैं। और इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं एग्जाम की दृष्टि से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से हमारे अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मली यदि आपको याद रखना है तो उसको याद रखना है, हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर रखा जाता है 160 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के लिए। इसके अंदर और भी कंडीशन है, लेकिन आपको स्पेशली ये कंडीशन याद रखनी है। इसी तरह ऑटोक्लेव के अंदर कितना टेम्परेचर होता है, ऑटोक्लेव के अंदर होता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 LBS पर स्क्वायर प्रेशर होता है, 15 मिनट के लिए इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। ये आपके नॉर्मल हो गए। अब और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर बिलो 100 में कौन से आते हैं, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कौन आते हैं, और टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस में कौन आते हैं। तो इनको याद करने में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसको याद करने के लिए हमने छोटा सा न्यूमेरिक बनाया है। वो क्या है, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस आए तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि हम DIP हो गए उस टाइम पे। DIP का मतलब जब भी पूछा जाए कि टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में कौन कौन से मेथड आते हैं, तो 3 मेथड आते हैं। BIP, B से वैक्सीन बार, I से इंस्पिरेशन, P से पार्शलाइजेशन, ये तीनों लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हम देखते हैं TB के अंदर टिंडलाइजेशन और बॉइलिंग, ये 2 मेथड है, ठीक है। और टेम्परेचर अबव 100 डिग्री उसके अंदर आता है ऑटोक्लेव, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम फिजिकल मेथड जानेंगे कि फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट नेचुरल, सेकंड हीट, थर्ड रेडिएशन, चौथा फिल्ट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट रेडिएशन के अंदर फर्स्ट नेचुरल मेथड के अंदर नॉर्मली सनलाइट का उपयोग किया जाता है। सनलाइट कैसे, जो भी सूर्य से किरणें आने वाली किरणें हैं वो है सनलाइट, उनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, जब भी जैसे भी पेशेंट की कोई भी मैट्रेस हो सकते हैं उनको स्टरलाइज सनलाइट के द्वारा कर सकते हैं, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी सनलाइट के द्वारा स्टरलाइज है, कोई भी मीडियम हो गया उनको सनलाइट के द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या था, हीट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछ जाता है कि हीट के अंदर ड्राई हीट मेथड कौन कौन सा, मॉइस्ट हीट मेथड कौन कौन से। ड्राई हीट का मतलब ध्यान रखिए, ड्राई हीट के अंदर वाटर नहीं आता, मॉइस्ट हीट के अंदर वाटर की प्रेजेंस होती है, मतलब मॉइस्चर होती है, लेकिन ड्राई हीट के अंदर मॉइस्चर नहीं होती है। तो हम जानेंगे ड्राई हीट के अंदर कौन कौन सा आते हैं। ड्राई हीट के अंदर आते हैं रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। रेड हीट नाम से पता चल रहा है, रेड हीट मतलब लाल करना। इसको याद करना, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पिपेट होते हैं, उनको आग के ऊपर रखा जाता है, फ्लेम के ऊपर रखा जाता है, उसको तब तक गर्म किया जाता है जब वो लाल नहीं होते। इस तरह उनको
स्टरलाइज किया जाता है। नॉर्मली नाम से पता चलता है आपको रेड हीट से कि लाल, जब तक इंस्ट्रूमेंट को लाल नहीं हो जाते तब तक उनको गर्म किया जाता है। सेकेंड आता है रेड हीट, सेकेंड आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के अंदर आग के ऊपर नॉर्मल गुजारा जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर आता है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के बाद कौन सा आता है? फ्लेमिंग के बाद आता है इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। इंसिनरेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी अदर बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होते हैं जिनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, जिसका किसी से उपचार नहीं होता, उसका इंसिनरेशन से उपचार किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्योंकि इंसिनरेशन क्या है? ड्राई हीट मेथड है और इसके अंदर क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर, मतलब लगभग 1400 से 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है। और इतने टेम्परेचर पे कोई भी जो भी मटेरियल है उनको एक चैम्बर में रख दिया जाता है। चैम्बर में रखने के बाद वो राख में चेंज हो जाते हैं, राख होती है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बड़े जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या जिनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता उनका इंसिनरेशन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इंसिनरेशन को याद रखने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना कि इंसिनरेशन का एक ड्रॉबैक है, एक कमियाँ है। वो कमी क्या है? इंसिनरेशन की सबसे बड़ी कमी है कि इसको जब भी हम इंस्ट्रूमेंट या जो भी मटेरियल है या जो भी डिस्कार्ड है बायोमेडिकल वेस्ट है उनको जब भी रखते हैं तो उनके द्वारा इंसिनरेशन में रखने पर एक जहरीली गैसें निकलती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। और जो राख निकलती है, जो ऐश इकट्ठी होती है, तो उसको भी हम डिस्कार्ड करते हैं। मान लो हमने नदियों में कर दिया या फिर नालियों में डिस्कार्ड कर दिया तो उससे वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो ये इंसिनरेशन में ड्रॉबैक बता दिए। फिर है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन ये क्या है? ओवन टाइप में होता है हॉट एयर ओवन, ठीक है। इसके अंदर आपको नॉर्मल सा याद रखना है कि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है। मोस्टली जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हॉट एयर ओवन के द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं। एक स्टरलाइजर में प्लस पॉइंट याद रखना है कि स्टरलाइजर के द्वारा हम जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उनको भी स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे सीजर, निडल, इनको भी स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन में नॉर्मल टेम्परेचर कितना रखें? हॉट एयर ओवन में आपको टेम्परेचर का याद रखना है। हॉट एयर ओवन में रखना है 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं और 2 घंटे के लिए इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है, ठीक है। फिर ऐसे 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और उसको 1 घंटे के लिए रखा जाता है। और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, उसको आधे घंटे के लिए रखा जाता है। तो आपको याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक सबसे अच्छी है 160 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा। ये आपको हॉट एयर ओवन की जो भी कंडीशन है वो याद करनी है। फिर नेक्स्ट मॉइस्ट हीट मेथड। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाता है कंपटीशन एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो मॉइस्ट हीट से पूछे जाते हैं। मॉइस्ट हीट में क्या पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर 100 डिग्री से कम में कौन से मेथड है, टेम्परेचर 100 डिग्री पर कौन से मेथड है और टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा कौन से मेथड है। तो टेम्परेचर 100 डिग्री से कम में मेथड याद करने आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, DIP से मैक्सिमा, इंसिनरेशन और पास्चुराइजेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर क्या होता है? TB से टेंडराइजेशन और बॉइलिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि ऑटोक्लेव के अंदर जो मोस्टली पूछा जाता है इसकी कंडीशन कौन सी होती है, जो कौन सी कंडीशन होती है। ऑटोक्लेव की कंडीशन होती है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसमें और 15 LPS पर इंच स्क्वायर प्रेशर रखा जाता है। 15 मिनट के लिए इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है। एक साथ साथ में ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल याद करना है कि ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल काम करता है कि जो मॉइस्ट हीट है वो ड्राई हीट की तुलना में बैक्टीरिया प्रोटीन को कोगुलेट करने की क्षमता अधिक रखती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मॉइस्ट हीट से हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रेच करते हैं तो उसके द्वारा ड्राई हीट की तुलना में जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो ज़्यादा किल होते हैं ऑटोक्लेव के द्वारा, मतलब मॉइस्ट हीट के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर 2 तरह की रेडिएशन का यूज किया जाता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग इनके अंदर कौन सी रेडिएशन आ जाती है? जितनी भी रेडिएशन आप नॉर्मल रेडिएशन के बारे में जानते हैं, कौन सी रेडिएशन है? एक्स-रे, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारी रेडिएशन है, वो रेडिएशन के अंदर आती है। इनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट का या जो भी मीडियम है, कल्चर मीडियम में उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है। फिर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपको नॉर्मल पता है, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? छानना। तो इसके अंदर क्या जो भी मीडिया होता है, जो भी कल्चर मीडिया होता है उनको फिल्टर करके स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल स्टरलाइजेशन का फिजिकल मेथड हुआ। अब नेक्स्ट होगा केमिकल मेथड, वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आप नीचे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा लेक्चर, और आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नर्सिंग का जो आपको टिपिकल लगता हो विद ट्रिक आपको अगली बार एक्सप्लेन करा देंगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।